हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के वीडियो में मैं काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ। जो हम मूवीज देखते हैं, जो सिनेमा देखते हैं, वहाँ पे हमेशा दिखाते हैं कि क्या आप किसी तरह का फेक डीएनए किसी क्राइम सीन में छोड़ के आ सकते हो खुद को बचाने के लिए, या किसी और को कल्प्रिट बनाने के लिए। तो आज ये सारा साइंस समझेंगे कि क्या किसी क्राइम सीन में किसी फेक डीएनए की एंट्री कराई जा सकती है, उसके पीछे का फॉरेंसिक साइंस क्या है। Thank you so much everyone for joining this channel. If you are the first viewer and you haven't subscribed it, then don't forget to subscribe the channel. और अगर आप इस वीडियो को बहुत पसंद करते हैं तो आप लोगों के साथ शेयर भी करिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए। तो आज हम बात करेंगे द फैंटम ऑफ हेलीब्रॉन केस के बारे में। द फैंटम ऑफ हेलीब्रॉन केस एक ऐसे सीरियल किलर की बात करता है जो कि ऑलमोस्ट 1993 से 2009 तक यूरोप में ऑलमोस्ट 16-17 क्राइम्स कर चुकी थी। तो इस लेडी के साथ क्या प्रॉब्लम थी, कैसे आप इसको इस स्टोरी के साथ कनेक्ट कर सकते हो कि क्या कभी फेक डीएनए को कहीं पे प्लांट किया जा सकता है किसी क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन में। आज हम बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में। ओके, बिटवीन 1993 और 2009 के बीच में यूरोप में ना बहुत सारे क्राइम्स हो रहे थे। बहुत सारे मर्डर्स हो रहे थे, बहुत रॉबरीज हो रही थी, बहुत बर्गलरीज हो रही थी। ठीक है, तो वहां पे ना हमेशा एक सेम फीमेल डीएनए मिलता था। जब क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन को पुलिस ने आगे बढ़ाया, पता चला कि इस क्राइम में एक फीमेल डीएनए जो मिल रहा है वो एक इंडिविजुअल का है, और वो पर्सन सीरियल किलिंग कर रहा है एक जगह पे। बार बार प्रेजेंट होके बार बार जितने भी क्राइम्स हो रहे हैं वो समहाउ उस पर्सन से रिलेटेड है। तो एक जो फीमेल सीरियल किलर थी, उस केस का जो नाम रखा गया, उसको रखा गया द फैंटम ऑफ हेलब्रॉन। ओके, अपेरेंटली उस वो क्या कर रही थी, लोगों को किल कर रही थी, मर्डर कर रही थी, लोगों को लूट रही थी वहां पे। यूरोप में ऑलमोस्ट उसने 16 इयर्स तक हर तरह के मल्टीपल क्राइम्स करे। ओके, और उसी का डीएनए हर वक्त उस क्राइम सीन पे मिल रहा था। फिर क्या हुआ कि 2009 में डिस्कवर किया जाता है कि जो फैंटम थी वो इनोसेंट वुमेन थी, जो एक कॉटन फैक्ट्री में काम करती थी। यानी कि अब ट्विस्ट ये आ चुका था कि जो सीरियल किलिंग के जो ब्लेम्स फैंटम पे लग रहे थे, वो क्राइम एक्चुअली फैंटम ने किए ही नहीं थे। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि फैंटम ने वो क्राइम किए नहीं, बट हर क्राइम सीन में उसका वो डीएनए वहां पे मिल रहा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो उस स्टोरी को कनेक्ट करता है कि क्या आप फेक डीएनए को किसी क्राइम सीन में डाल सकते हो या नहीं। ओके, ट्विस्ट आता है कि जो सस्पेक्ट हर क्राइम में, जहाँ पे भी क्राइम हो रहा था, हर क्राइम में कुछ सस्पेक्ट माने जा रहे थे, और वो सस्पेक्ट का डीएनए उस क्राइम से मैच ही नहीं हो रहा था। उस क्राइम में जो डीएनए मिल रहा था, जब उसकी प्रोफाइलिंग करी जाती थी और जब सस्पेक्ट के डीएनए की प्रोफाइलिंग करी जाती थी, वो दोनों आपस में मैच ही नहीं होते थे। फाइनली ये डिस्कवर किया जाता है कि डीएनए के कलेक्शन के टाइम में जो कॉटन स्वैप्स वहां पे इन्वेस्टिगेशन टीम के द्वारा यूज करा जा रहा था, वो कंटामिनेटेड था। और वो कंटामिनेटेड था एक फैक्ट्री वर्कर के सलाइवा के डीएनए की प्रेजेंस में। तो वो डीएनए हर जगह पे ट्रांसफर होता जा रहा था, और ये एक ऐसा केस बन जाता है जो कि फॉल्स लिंक अक्रॉस द क्राइम को फॉर्मुलेट करता है। इसका मतलब कि जो कॉटन स्वैप जो फैक्ट्री वर्कर बना रही थी, उसी का डीएनए उस कॉटन स्वैब में जाता है। फिर उस कॉटन स्वैब को जहाँ-जहाँ पे यूज़ किया जाता है डीएनए को कलेक्ट करने के लिए, तो वहाँ पे कल्प्रिट का विक्टिम का डीएनए ना आकर वहाँ पे सिर्फ़ एक डीएनए आता है, जिसका डीएनए लिंक रहता है उस कॉटन स्वैब को बनाने वाले पर्सन के साथ। ओके, तो इस कहानी से, स्टोरी से, इस केस स्टडी से हम एक फॉरेंसिक लेसन्स ले सकते हैं कि डीएनए कितना पावरफुल है। अगर आपकी किसी भी सैंपलिंग में, सैंपल कलेक्शन में किसी भी तरह का कंटामिनेशन होता है, तब आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हो, आप किसी भी सस्पेक्ट को वेरीफाई नहीं कर पाओगे। आपका हमेशा जो भी डीएनए प्रोफाइल जनरेट करोगे, वो हमेशा उसी डीएनए का होगा, जिस डीएनए का कंटामिनेशन आपके सैंपल में या आपके एविडेंस में हुआ है। एक दूसरा जो बहुत कंसेप्शन ये सामने आता है कि पुअर चेन ऑफ कस्टडी, क्योंकि जो भी इन्वेस्टिगेशन टीम थी उसने कहीं न कहीं से एक अच्छी चेन ऑफ कस्टडी को फॉलो नहीं किया, जिसकी वजह से वो वो उस स्ट्रक्चरल प्रोफाइल को जनरेट ही नहीं कर पा रहे थे। हमेशा वो कॉटन स्वैब में जो डीएनए प्रेज़ेंट था वही डीएनए बार-बार एम्प्लीफाई होके बार-बार प्रोफाइलिंग में सामने आ रहा था। लैब ग्रेड और फॉरेंसिक ग्रेड, जिन लैब्स में उस डीएनए की प्रोफाइलिंग करी जा रही थी, कहीं न कहीं वो उनका भी बहुत बड़ा फेल्योर था, क्योंकि वो एक्चुअल डीएनए को डिटेक्ट ना करके हमेशा क्राइम सीन में जो स्वैप्स यूज़ हुए हैं, उनके डीएनए को डिटेक्ट कर रहा था। तो अब हम हमारे क्वेश्चन का आंसर समझेंगे कि क्या फेक डीएनए को प्लांट किया जा सकता है? इंटेंशनली अगर आप ये चीज़ कर रहे हो, येस,
बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि आप चीज़ों को इम्प्लांट कर सकते हो। कहीं पे क्राइम सीन हुआ तो आप, अगर आपकी प्रेज़ेंस वहाँ पे है, आपने वहाँ पे किसी तरह का स्नीज़ करा या आपका बाल टूट के गिर जाता है या आप चीज़ों को टच कर लेते हो, तो ऑब्वियसली आपका डीएनए वहाँ पे ट्रांसफ़र हो सकता है। एक्सीडेंटली अगर करें, तो एक्सीडेंटली बहुत कॉमन प्रोसेस है, ठीक है? कॉमन क्यों है? क्योंकि यूजुअली जब पुलिस ही गलत तरह से क्राइम सीन में एविडेंसेस को कलेक्ट करती है, तो वो बहुत बार ग्लव्स पहनना भूल जाती है, प्रॉपर चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन करना भूल जाती है और उनका खुद का डीएनए भी उस क्राइम सीन में प्रेज़ेंट हो जाता है। जैसा कि इस केस स्टडी में वहाँ पे हुआ था, जो जो वर्कर उस कॉटन स्वैब को उस फैक्ट्री में बना रही थी, उसका डीएनए उस क्राइम सीन में ट्रांसफर। तो ये था ओवरऑल एक केस स्टडी के साथ इस टॉपिक पर डिस्कशन। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।